हेलो बच्चों, कैसे आप सब। स्वागत है किसी केमिस्ट्री रिसर्च सेंटर के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के एक टॉपिक जिसका नाम है ऑक्सीकरण और अवकरण। तो पहले टॉपिक का नाम क्या है, ऑक्सीकरण, और दूसरा क्या है, अवकरण। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण को हम लोग कहते हैं उपचयन, इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो किसी धातु के साथ ऑक्सीजन का वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसका और भी डिफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे समझिए, किसी धातु के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। देखिए यहाँ पे कार्बन है, इसे यहाँ पे मान लीजिए कि एल्युमिनियम है, और एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया हुआ है तो क्या बनेगा, Al2O3। देख सकते हैं यहाँ पे, तो एल्युमिनियम की विक्रिया किससे हुआ है, ऑक्सीजन से हुआ है, और ये बना है Al2O3। यानी कि यहाँ पे तो ऑक्सीजन अलग अलग है और धातु भी अलग है, लेकिन दोनों में रिएक्शन हुआ तो क्या बना Al2O3। यानी कि यहाँ से धातु से जो धात्विक ऑक्साइड है इसमें क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ देखिए तो जिंक की अभिक्रिया O2 से हुआ है और बनाया है जिंक ऑक्साइड, तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। यहाँ देखिए Mg की अभिक्रिया O2 से हुआ है तो क्या बनाया है, MgO। यहाँ पे Mg से MgO में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। यानी कि किसी धातु के साथ जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी कि ऑक्सीजन जब जुड़ जाता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। देखिए अब सेकेंड टॉपिक जो हम लोग का है वह है अवकरण, यानी कि इसको अपचयन कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। देखिए रिडक्शन क्या होता है, तो किसी धातु के साथ से ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। जब ऑक्सीजन साथ छोड़ देगा, यहाँ पे कमी हो जाएगा तो कहलाएगा अवकरण। देखिए यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, और जिंक ऑक्साइड की विक्रिया किससे हो रही है, कार्बन से हो रही है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन किसके साथ चला गया है, यहाँ पे देखिए तो कार्बन के साथ। तो यहाँ पे जिंक जो है क्या हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, यानी यहाँ जिंक ऑक्साइड से जिंक में क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गया। तो कमी हो गया तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। यहाँ देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है और यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड से में क्या हुआ, यहाँ पे भी हुआ रिडक्शन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब ऑक्सीजन हट गया तो रिडक्शन, और जुड़ गया तो क्या, ऑक्सीडेशन। अब देखिए दोनों को मिलाकर एक रिएक्शन होता है जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या नाम है इसका, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि इसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। 11th क्लास में एक चैप्टर ही मिलेगा हम लोग को पढ़ने के लिए, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण के साथ साथ अगर अवकरण भी होता है तो उसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए ध्यान से, इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पे जिंक ऑक्साइड से जब कार्बन की विक्रिया हुआ तो जिंक का निर्माण हुआ और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो देख सकते हैं यहाँ पे जिंक में तो ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे जिंक में नहीं है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और यहाँ पे कार्बन तो है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे मिल गया तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जाके जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन, और जिंक के साथ चला गया तो क्या, रिडक्शन। संक्षारण टॉपिक के बारे में, और संक्षारण जो है हम लोग का सेकंड एंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और यहाँ पे हम लोग देखना है, सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि संक्षारण क्या होता है। तो संक्षारण देखिए एक सिंपल सा डिफिनेशन इसका है कि जब किसी धातु को खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है तो वह धातु अम्ल, आर्द्रता, नमी, जल इत्यादि के संपर्क में आता है। बताइए, जब किसी धातु को खुले हुए वातावरण में छोड़ देते हैं तो वह धातु अम्ल, आर्द्रता, नमी, जल इत्यादि के संपर्क में आता है। यानी कितने के संपर्क में आता है, तो अम्ल के संपर्क में आता है, आर्द्रता के संपर्क में आता है, नमी के संपर्क में आता है और जल के संपर्क में आता है। तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट होने लगता है। अब बताओ, किसी धातु को बाहर फेंक देंगे तो अम्लीय वर्षा होगी तो वह अम्ल के संपर्क में आएगा, नमी युक्त हवाएं चलेगी तो आर्द्रता के संपर्क में आएगा, जल के संपर्क में आएगा। तो धीरे धीरे वो क्या होता है, खराब होने लगता है, यानी कि नष्ट होने लगता है, यानी कि बर्बाद होने लगता है। तो इसे हम लोग कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं, संक्षारण। एक बार और समझ लीजिए कि जब किसी धातु को हम लोग खुले वातावरण में छोड़ देते हैं ना, तो वह धातु जो होता है अम्ल, आर्द्रता, नमी, जल इत्यादि के संपर्क में आता है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, यानी कि खराब होने लगता है, यानी कि बर्बाद होने लगता है। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं, संक्षारण। देखिए संक्षारण का जो है अनेक उदाहरण अपने आसपास देखे होंगे, जैसे कि लोहे में जंग लगना एक संक्षारण का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, लोहे में जंग लगना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे, यहाँ पे संक्षारण तो हम समझ गए, अब लोग समझेंगे कि लोहे में जंग लगना क्या होता है। देखिए एक आसान भाषा में समझ सकते हैं कि हम सभी जानते हैं कि जो लोहे से बनी वस्तुएं होती है ना, वो बहुत अधिक चमकीली होती है। बताइए ऐसा होता है कि नहीं होता है, कि जब लोहे से जो वस्तुएं नया नया बन के आता है तो बहुत ज्यादा चमकता है वो। लेकिन जब उसे खुले हुए वातावरण में, जब इसे खुले हुए वातावरण में
रख दिया जाता है तो लोहे के ऊपर हम लोग देखते हैं कि एक लाल भूरा रंग का परत बैठ जाता है। कैसा परत बैठता है लोहा के ऊपर? लाल भूरा रंग का परत बैठ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं जंग। जिसे क्या कहता है? जंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इसी क्वेश्चन आया है एग्जाम में, और इस क्वेश्चन को तो बार बार पूछा है कि लोहे से बनी वस्तु को जंग से बचाने के लिए दो उपाय बताइए। तो सबसे पहले जो है पेंट करके बचा सकते हैं, या ग्रीज या तेल का लेप लगाकर बचा सकते हैं, या जिंक के परत को चढ़ाकर बचा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछता है कि जंग का रासायनिक नाम क्या है। तो जंग का रासायनिक नाम याद रखिएगा, जंग का रासायनिक नाम होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है बाबू? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Fe2O3XH2O। अच्छा ये बताओ, लोहे में जो जंग लगना है वो कैसा परिवर्तन है बाबू? तो रासायनिक परिवर्तन है, जंग से लोहा फिर नहीं बन सकता है। अच्छा ये बताइए, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो बाबू भार जो होता है ना बढ़ जाता है। भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। और बताइए, लोहे में जब जंग लगता है तो उस जंग का रंग कैसा होता है? तो रंग होता है लाल भूरा। कैसा होता है? तो इसको ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है कि जंग का रंग कैसा होता है? तो लाल भूरा होता है। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। जब लोहे में जंग लगता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो याद रखिएगा, भार बढ़ जाता है, यानी कि भार में वृद्धि होती है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3 और XH2O होता है। और जंग का रासायनिक नाम क्या होता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। बताइए, संक्षारण जो है, संक्षारण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो लोहे में जंग लगना। समझ में आया ना? चलिए, तो संक्षारण तो हम लोग पढ़ लिए हैं, और अब हम लोग को पढ़ना है विकृत गंधिता क्या होता है, यानी कि रेंसिडिटी क्या होता है। समझिए पहले विकृत गंधिता क्या होता है। विकृत गंधिता, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि विकृत मतलब क्या होता है? बदलना। गंधिता मतलब क्या? गंध, यानी कि गंध का ही बदल जाना क्या कहलाता है? विकृत गंधिता। इसमें स्वाद भी बदलता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, तो जब वसायुक्त खाद्य तैलीय पदार्थ को, जब वसायुक्त खाद्य तैलीय पदार्थ को खुले हुए वातावरण में छोड़ देते हैं तो उस खाद्य पदार्थ का स्वाद और गंध क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। आप देखते हैं जब हम लोग खाना वगैरह बना लेते हैं, उसे जब खुले वातावरण में अगर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? उसका स्वाद और गंध क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए कि जब वसायुक्त खाद्य तैलीय पदार्थ को खुले हुए वातावरण में छोड़ देते हैं तो उसका क्या होता है? स्वाद और गंध परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे आज खाना बनता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? शाम तक खा सकते हैं, या उसको अभी नहीं कहिए सर उसको 4 दिन के बाद हम लोग खाएंगे, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि खराब हो चुका होता है। और खराब होने में अहम भूमिका कौन निभाता है? तो वह है ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन। तो जब वसायुक्त खाद्य तैलीय पदार्थ को खुले हुए वातावरण में छोड़ दिया जाता है तो उस खाद्य पदार्थ का स्वाद एवं गंध क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। और बाबू याद रखिएगा, विकृत गंधिता का सबसे अच्छा उदाहरण है बासी भोजन। क्या है? बासी भोजन। अब देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में आता है। जैसे बार बार पूछता है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? बताइए, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो याद रखिएगा N2 गैस को भरते हैं। कौन सी गैस को? N2 गैस को, यानी कि डाई नाइट्रोजन गैस को चिप्स की थैली में भरा जाता है। अब समझ सकते हैं कि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है कि चिप्स की थैली में N2 गैस क्यों भरी जाती है? चिप्स की थैली में N2 गैस क्यों भरी जाती है? तो इसका आंसर समझ लीजिएगा आप लोग कि चिप्स की थैली में N2 गैस भरी जाती है क्योंकि N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू? N ट्रिपल बॉन्ड N पाया जाता है। पढ़ेंगे हम लोग इसको धातु और धातु चैप्टर में, ये बॉन्ड क्या होता है, ठीक है ना। तो N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N पाया जाता है जो कमरे के ताप पर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर निष्क्रिय होता है या किसी भी पदार्थ से क्रिया नहीं करता है। इसीलिए चिप्स की थैली में N2 गैस को भरा जाता है ताकि उसमें जो चिप्स है वो खराब नहीं हो। एक बार और समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछता है कि चिप्स की थैली में N2 गैस को क्यों भरी जाती है? तो कह सकते हैं हम लोग कि चिप्स की जो थैली होती है ना उसमें N2 गैस को भरी जाती है क्योंकि N2 जो होता है ना उसमें N ट्रिपल बॉन्ड N पाया जाता है। जो 2 नाइट्रोजन होता है N2 में ना, तो इसमें दोनों नाइट्रोजन में त्रिबंधन पाया जाता है, और त्रिबंधन पाए जाने के कारण जो होता है ये कमरे के ताप पर निष्क्रिय होता है, और यही या किसी पदार्थ को से क्रिया करने से क्या करता है? बचाता है, यानी या किसी पदार्थ से क्रिया नहीं करता है। कब नहीं करेगा? जब N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N पाया जाता है, इसीलिए। और यही कारण है कि चिप्स की थैली में N2 गैस को भरा जाता है। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग जो है 1 लेसन को कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और इसके बाद हम लोग जो सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे उसका नाम है
अम्ल, क्षारक और क्या, लवण। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और हम लोग का जो अगला टॉपिक होगा एसिड बेस एंड क्या, साल्ट, तो वहां से हम लोग शुरू करेंगे।